डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं गुजरात के द्वारका शहर का रहने वाला हूँ। मेरे साथ जो जो हुआ है आपको पता ही होगा। पिछले एपिसोड्स में हम ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं जिसे सपनों की दुनिया कहा जा सकता है, लेकिन वो उससे भी अलग है। जब हम सपनों में जाते हैं तो इस दुनिया में एक ग्लोब के अंदर होते हैं, लेकिन ये दुनिया अलग अलग हिस्सों में बनी हुई है। पहले हम पहुंचे थे ऐसी दुनिया में जहां पर जानवर बिल्कुल अलग थे, जैसे मिश्रित जानवर हों, म्यूटेशन से बनाए गए जानवर। पेड़ भी जिंदा हैं, सब बात करते हैं। उनसे बचकर निकले थे हम। पहुंच गए थे ऐसी दुनिया में जहां पर घड़ी मानव रहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स घड़ियों से बनी हैं, सड़कें, इंसान भी घड़ियों जैसे। समय रुक जाता है वहाँ पर। हम वहाँ से भी बचकर निकल चुके थे। फिर पहुँचे थे ऐसी दुनिया में जिसे कहा जाता है किताबें, यादें और पहेलियों की दुनिया। ये वो इलाका था। पहेलियों को सुलझाते सुलझाते आखिरकार हम इससे आगे निकल पाए थे और एक पंछी का सहारा लेकर 4000 किलोमीटर इतना लंबा सफ़र तय करना चाहते थे और आखिरकार उस आखिरी दुनिया में पहुंचा दिया गया हमें। इस इलाके में है वो मूर्ति जहां पर है दरवाज़ा हमारी दुनिया में वापस जाने का। हमारी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पहुंचकर हमें पता लगा ये सबसे मुश्किल जगह होने वाली है, क्योंकि इसे कहा जाता है जंग की दुनिया। हम पत्थर के पीछे छिपे हुए थे। दिशा का भी मानना था आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, हर तरफ गोलियां ही चल रही हैं। लोमड़ी भी बाहर निकलना नहीं चाहती थी। वो घड़ी मानव बाहर निकलना चाहता था क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, लेकिन एक गोली लगी तो उसकी सारी सुइयां बिखर जाएंगी और उसे हम समेट नहीं पाएंगे। तो हमें सोचने के लिए समय चाहिए था। जंग की दुनिया है और जंग हर तरफ थी। गोलियों की आवाज़ें, तोप के गोले की आवाज़ें, ऊपर से मिसाइल्स निकल रही थी, ड्रोन्स निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तरफ भी बचने की कोई जगह है ही नहीं। तभी हमारे करीब कुछ सरकने की आवाज़ आई। हमें नहीं पता था ये क्या चीज़ है, लेकिन एक चाकू सरकता हुआ हमारे बेहद करीब आ चुका था। उस चाकू ने नीचे से आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? ये कैसे हथियार हो? कहीं तुम कोई रोबोट तो नहीं हो? बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हो। मैंने उसे जवाब दिया, हम इंसान ही हैं, हम इंसान ही हैं। ये चाकू कैसा चाकू बोल रहा है? हम घबराए हुए थे। फिर उस चाकू ने कहा, तुम इंसान जैसे लगते हो, इंसान ही हो। पहले भी यहाँ कई इंसान आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम वो आखिरी होगे। अब तो किसी का भी बचना कोई आसान काम नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से छिप छिप कर यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन इस दीवार के पार तो जाना असंभव के समान है। इस तरफ से तुम आ तो जाते हो, वापस इस तरफ से जाया नहीं जा सकता। अब चलो मेरे साथ, चलो, इससे पहले कि कोई मिसाइल तुम्हारे ऊपर गिर जाए और तुम यहाँ पर चिथड़े बनकर गिरे हुए पड़े मिलो। हम उस चाकू का पीछा करने लगे थे। वो चाकू एक छोटी सी पाइप से निकल चुका था। हमें कह रहा था चलो मेरे पीछे चलो, लेकिन हम एक छोटी सी पाइप के बीच कैसे फंस सकते थे? उसमें तो मेरा सर तक नहीं आता। लेकिन वो चाकू पाइप के दूसरे सिरे से निकला और वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी। हम देख रहे थे इतना सफ़र तय कैसे कर पाएंगे, लेकिन भागकर हमने वो सफ़र तय किया, क्योंकि हमारी मदद एक ऐसे तीर कमान ने की थी जो उस चाकू का दोस्त था। सोच कर देखिए, एक ऐसा तीर कमान, तीर उस कमान के साथ जुड़ा हुआ था। वो तीर को मारता और वापस वो तीर उसी के साथ आ जाता।
वो हमसे बात कर रहा था। उसने हमारी मदद की। बार बार तीर दूसरी तरफ छोड़ा जा रहा था और उस तरफ से बंदूक की गोलियां अपने आप चल रही थी। बंदूक जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी जो गोलियां चला रही थी। मैं आंखें मलने लगा। इतना सब कुछ देखने के बाद इन चीजों को देखना ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना हो। उनकी मदद से हम एक ऐसी सुरंग में घुसे जहां पर कुछ सुरक्षित महसूस हुआ और अब हम उस चाकू से और वो तीर कमान से बात कर सकते थे। उस चाकू ने हमसे सवाल किया, तुम यहां पर क्या करने आए हो? इंसान वैसे यहां जंग करने के लिए ही आते हैं, तो तुम भी जंग करने के लिए आए हो? क्या तुम भी राजा बनना चाहते हो? हमने कहा, नहीं नहीं, राजा कौन बनना चाहता है? हमें एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो बड़े दिमाग जैसी दिखती है, उसके अंदर से हाथ निकलता है। ये दरवाज़ा है हमारी दुनिया में जाने का। क्या तुम्हें पता है वो दरवाज़ा कहाँ पर है? उसने कहा, अच्छा तो तुम उसके लिए आए हो, तो तुम उस तरफ जाना चाहते हो। वैसे तो तुम उसी तरफ से आए होगे, तो वापस उस तरफ क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा, हम उस तरफ से गलती से आए हैं, यहाँ पर हम आना नहीं चाहते थे, हमें वापस वहीं पर जाना है। तो तुम बता सकते हो वो जो दिमाग है वो कहाँ पर है? और उस चाकू ने जवाब दिया, वो तो राजा के महल के अंदर है। ये उसकी संपत्ति है, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, और वैसे भी हम तो उसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, ना उसे तबाह कर सकते हैं। यहाँ जितने भी हथियार हैं वो उस मूर्ति को तबाह नहीं कर सकते, तो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, तबाह भी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वो कोई खास चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी उस राजा ने उसे अपनी संपत्ति बनाया हुआ है। वो राजा जो यहाँ पर राज करता है, हम सबका राजा, जंग का राजा। उसकी बातें सुनने के बाद हम सोच में पड़े हुए थे और हमने उसे कहा, क्या तुम हमें उस महल तक ले जा सकते हो जहां पर वो मूर्ति है? और वो हंसने लगा और कहने लगा, देखो मेरी तरफ, आकार देखो मेरा आकार, और मेरे दोस्त का आकार भी देखो। हम पुराने हथियार हैं, हम पर कोई थूकता तक नहीं, हमें इस्तेमाल करना कोई नहीं चाहता, ना हमारी कोई मदद मांगता है। तुम्हें लगता है कि हम वहां तक तुम्हें पहुंचा सकते हैं? तुम्हें नहीं पता वहां कैसे कैसे हथियार हैं, टैंक, हेलीकॉप्टर, जहाज भी हैं वहां पर। हम वहां पर कैसे पहुंच सकते हैं? और अगर हमें पकड़ा गया तो हमें पिघलाकर इससे भी छोटा रूप दे दिया जाएगा। बहुत बुरी सजा देते हैं वो, इसलिए हम तो उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। और हम तुम्हें भी कहते हैं, तुम भी उस तरफ जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम्हारी इंसानी चमड़ी पिघलेगी नहीं तो तुम्हें दर्द भी होगा। इंसानों को दर्द होता है ना? मैंने कहा, हाँ 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 हाँ, तुम्हें दर्द नहीं होता? उसने कहा, नहीं, हथियारों को दर्द होता नहीं, लेकिन हथियारों को दूसरों को दर्द देने में मज़ा बहुत आता है। लेकिन हमें कभी इंसानों को दर्द देने का मौका मिला नहीं, तो कभी सीखा नहीं। मैंने तो माँ से यही सीखा था कि हमें हथियारों का जवाब हथियारों से देना चाहिए। तो मैं सिर्फ हथियारों के खिलाफ ही लड़ता हूँ। अब क्या लड़ता हूँ, जीत तो हम पाते नहीं, तो हम वो दोस्त, हम साथी ज़्यादातर ज़मीन के अंदर रहते हैं, पिछड़े हुए हथियारों की तरह। यहाँ ये जो जगह है ना, लोग सभी छिपकर अपने जैसों के आसपास रहते हैं, लेकिन कुछ सभ्य लोग हैं जो बड़े छोटे का कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ, हो सकता है वहाँ पर तुम्हें किसी से मदद मिले। क्या तुम जाना चाहोगे? और एक बात बता देता हूँ, उस जगह के बारे में किसी और को मत बताना। ऐसा ना हो कल वहाँ पर कोई परमाणु विस्फोट हो जाए। वो परमाणु वाली मिसाइलें ना, वो बहुत तंग करती हैं। वो ऐसा विनाश करती हैं कि हम कई हथियारों को एक दूसरे से गर्म होकर अंत में चिपकना पड़ता है और अलग होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। उसकी बातें काफ़ी खौफनाक सी हो रही थी। वो हमें एक ऐसी जगह पर लेकर गया, सुरंगों का मकड़ जाल था। हम सुरंगों में चलते जा रहे थे। खाना पानी वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहाँ हमारे लिए पानी भी था, हमारे लिए खाना भी था, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था ऊर्जा पैदा करने के लिए। जो भी चीज़ मिले उससे ऊर्जा पैदा की जाती है। तो पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए गए थे और उन्हें तबाह करने की कोशिश ऊपरी सतह के हथियार करते हैं। और यहाँ पर कैसे कैसे हथियार थे। मैंने वहाँ पर एक छोटी सी मिसाइल भी देखी, वहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल भी थी, वहाँ पर एक छोटा टैंक भी देखा, और मैंने एक ट्रैक्टर भी देखा जिसके ऊपर बंदूक लगी हुई थी। उनकी शादी हुई थी,
मुझे उस चाकू ने बताया कि ये जोड़ी इकट्ठी रहती है, इनसे मत उलझना, एक तो गोली तो ये बड़े प्यार में ही चला देते हैं। हम डरे हुए थे कहीं हमें कोई नुकसान न पहुंचाए, और उस तीर कमान ने कहा कि तुम्हें ऐसे इंसानों की तरह नहीं लगना चाहिए, तुम्हें हथियार बनना होगा। तो हमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें दी जिससे हम हथियार लगने लगे थे। उस लोमड़ी को तो धातु के कपड़े दिए गए जिससे वो एक रोबोट लगने लगा, कुत्ते वाला रोबोट, उसका नाम यही रखा गया। मुझे एक मिसाइल का नोकीला हिस्सा सर पर डालने के लिए कहा गया और चारों तरफ धातु की कुछ चेन बांध दी गई, और मैं वहां पर बस यही कहूंगा, आधुनिक मिसाइल हूं मैं, लेकिन मैं सभ्य तरीके से रहना चाहता हूं। तो मुझ पर लोग थोड़ा शक जरूर करेंगे, लेकिन फिर मुझे अच्छा समझेंगे। हम सब मिसाइल बने हुए थे, और उस घड़ी मानव को देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई बम है। घड़ी लगी हुई है तो वो एक बम है, कभी भी फट सकता है। हम इसी तरह वहां पर पहुंचे थे। शुरू शुरू में सब हमें घूर रहे थे, और हथियार जब आपको घूरते हैं तो टांगें कांपना जायज है। क्या पता कहां से कोई गोली निकल आए या कोई पैर के पास ग्रेनेड फट जाए। वहां छोटे छोटे ग्रेनेड भी थे जो बहुत क्यूट लग रहे, लेकिन उनकी पिन खींचने की हिम्मत किसी में थी? बिल्कुल नहीं। हम तो चुपचाप चल रहे। भूख लगी थी तो वहां कबाड़ से हमने खाना खाया। उनके लिए वो कबाड़ था, हमारे लिए तो वो खाना था ना। फल जो वहां पेड़ पौधों से लगे हुए, पानी भी साफ था, पानी भी हम पी सकते थे, खाना भी हम खा सकते थे, लेकिन इसे ज्यादातर तबाह कर दिया जाता है और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें उसका इस्तेमाल करते हुए देख कुछ लोग शक कर रहे थे, लेकिन हमने कहा हम आधुनिक हथियार हैं। फिर वो बहुत ज्यादा चकित हुए थे। वहां पर हमने समय बिताया, और उस चाकू और तीर कमान ने कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें किसी की दोस्ती करनी होगी, तो यहां दोस्त बनाओ। जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतनी सेना बनेगी, और याद रखो तुम जंग की दुनिया में हो, तो यहां पर हर कोई जंग करना पसंद करता है। जरा सा बहलाओ फुसलाओ, जंग के लिए तैयार, और जब किसी को जंग के लिए तैयार कर दिया जाता है तो वो आपका साथ ही देगा। तुम कहना हम राजा हैं, राजा, हम बड़ी बड़ी मिसाइल हैं, हवा में उड़ सकते हैं, हमें उस राजा को मिटाना है। बस इतनी बात के लिए लोग तुम्हारा साथ देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर फुसली बम भी हैं, वो करेंगे कुछ नहीं। हथियार भी ऐसे हैं, फुस हथियार, ये चीनी हथियार है, ये चलते नहीं, कुछ नहीं करते, और इन्हें कहा जाता है चीनी हथियार, क्योंकि जो नहीं चलते उनका नाम यही है। मुझे इसका मतलब नहीं पता। मैं उन्हें इसका मतलब बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा चलो छोड़ो, मतलब से क्या फायदा। हमें वहां पर दोस्ती बढ़ानी थी, और हमारे दो तो अच्छे दोस्त बन चुके थे, वो छोटा सा चाकू और वो तीर कमान। लेकिन एक चाकू और तीर कमान से हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसीलिए हमें और मदद चाहिए थी। उन सुरंगों के रास्ते से हम ऐसे ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां पर हमें अलग अलग तरह के हथियार नजर आते, कुछ तो बहुत ज़्यादा हाई टेक। हम एक ऐसी सुरंग में थे जहां पर पूरा का पूरा बाजार लगा हुआ था, और इसे गंदा बाजार कहा जाता है। सब हथियार कहते हैं कि यहाँ पर उनको खरीदा और बेचा जाता है, और हथियारों को खरीदना और बेचना एक जुर्म है, लेकिन फिर भी ये धंधा यहाँ पर चल रहा है। छोटे छोटे चाकू, छोटे छोटे ग्रेनेड ऐसे बाजार में बेचे जा रहे थे और उन्हें कैद किया गया था। मैं तो ये देखकर हैरान था। हमारी दुनिया में तो हथियार ऐसे नहीं बिकते, लेकिन उनमें जान भी तो नहीं होती। यहाँ पर सभी कुछ जीवित नजर आ रहा था, लेकिन हमें किसी ऐसे से दोस्ती बढ़ानी थी जो हमें बहुत आगे तक उस महल तक ले जा सके, क्योंकि उस महल तक पहुंचना एक असंभव काम है। यहाँ पर छावनी बनी हुई है, और छावनी में बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े हथियार हैं, और एक जगह तो मिसाइलों का पूरा डेरा है। सोच कर देखिए, हम वहाँ पर पहुँच भी गए, गोलियाँ चलाने की कोशिश करेंगे, हम चाकू या तीर कमान से कुछ भी करेंगे, एक मिसाइल सामने से आएगी ब्रह्मोस जैसी, हमें उड़ा देगी, फिर हम क्या ही कर लेंगे। हम कई दिनों तक वहाँ पर रहे थे। नए नए हथियारों से दोस्ती ज़रूर हुई थी, लेकिन वो हथियार खतरनाक थे। कुछ हथियार ऐसे थे जो हल्का फुल्का हमें जख्मी कर देते, और हथियारों का मिलने का तरीका यही था, एक दूसरे को जब वो गले से लगाते तो वो हथियार एक दूसरे को थोड़ा छील देते,
वैसे भी हथियार लोहे के या स्टील के होते हैं तो खरोंच का निशान उन्हें अच्छा लगता, लेकिन हमारे शरीर से खून निकलता, इसीलिए वो थोड़े से सतर्क हो जाते और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखी। कई दिन हम वहीं पर रहे और हमारा एक दोस्त बना, एक छोटा टैंक। और टैंक ऊपरी दुनिया में आसानी से घूम फिर सकते हैं। हम उस टैंक की सवारी करके सुबह सुबह निकला करते थे, सड़कों को देखने के लिए, इमारतों को देखने के लिए। और वो जो इमारतें थी वो बड़े अजीब ढंग से बनाई गई थी। सोच सकते हैं ऐसे हथियार कैसी चीज़ों का निर्माण करेंगे। जितनी इमारतें थी किसी न किसी हथियार की तरह लगती। हमारी जो इमारतें होती हैं वो बिल्कुल चपटी और ऊंची होती हैं। यहाँ पर जितनी भी इमारतें थी ऊपर से नुकीली बनाई गई थी, एक मिसाइल की तरह। और यहाँ पर एक नियम है, कोई भी चीज़ बने वो थोड़ी खतरनाक दिखनी चाहिए, इसीलिए यहाँ सब कुछ खतरनाक ही बनाया जा रहा था। कई दिनों तक उस टैंक में बैठने के बाद हम सड़कों पर घूमते, नए नए हथियारों को देखते। यहाँ पर साइबॉर्ग्स भी थे, यानी कि ऐसे रोबोट्स जो सोच सकते हैं एआई के सहारे, और इन्हें भी हथियार माना गया है। और वो थोड़े थोड़े इंसानों की तरह लगते, लेकिन मशीनी भी लगते, क्योंकि उन पर भी गोलियां चलाई गई थी तो ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ था। उनसे बचना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता। हम जिस टैंक में होते उसकी तलाशी भी कई बार ली जाती, लेकिन टैंक में ऐसी खुफिया जगह थी जहां पर हम छिप जाया करते थे। इस तरह हम निरीक्षण कर रहे थे पहले इलाके से आगे कैसे बढ़े, क्योंकि सुरंगें इसी जगह तक मौजूद थीं। आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे रास्तों का चुनाव करना था जो खुले हों। तो हमने एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला था। वो एक जगह थी जहां पर हथियार नहीं थे, गाड़ियां थीं, और उन गाड़ियों के अंदर हथियार छिपे हुए थे और किसी को पता नहीं लगता। उसे गैर जंगी इलाका कहा जाता है और हथियार वहां पर वर्जित है। लेकिन वो गाड़ियों के अंदर भी हथियार लगे हैं, ये सबको पता है, लेकिन वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वो बड़े खतरनाक लोग हैं, गायब कर देते हैं और हिस्सों को निकालकर जोड़ लेते हैं। जब ये बात हमें सुनने को मिली, ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि ऐसा क्या यहाँ पर नहीं होता। उन्होंने कहा, नहीं, किसी और की हैसियत को अपने साथ जोड़ा नहीं जाता। जैसे कि मैं एक बंदूक हूं, लेकिन कोई भी रोबोट मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी बंदूक का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद हमारे दिमाग में आइडिया आया। यहाँ पर कबाड़ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। इसे मुर्दा गृह माना जाता है, जहाँ पर लाशें फेंकी जाती हैं। इनके लिए ये लाशें हैं, हमारे लिए तो कबाड़ था। अब उससे हथियारों का निर्माण किया जा सकता था। हमने एक ऐसी चीज़ का निर्माण किया जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। एक ऐसी गाड़ी जिसमें हथियार लगे हुए थे, ताकि अगर मुश्किल हुई हम उन हथियारों का इस्तेमाल कर पाएं और वो गाड़ी हमारे कंट्रोल में हो। इसे देखने के बाद वो बंदूक, वो तीर कमान और कुछ और दोस्त जो हमारे बने थे वो हैरान थे। तुम कैसे बना सकते हो इन चीज़ों को? हमें तो नहीं पता इसे बनाया भी जा सकता है। वो निर्माण नहीं कर सकते थे। जो पहले से बना हुआ है वो उनके लिए जीवन था। नई चीज़ में जीवन कैसे डालना है उन्हें नहीं पता था। लेकिन इसके बाद मुझे लगने लगा ये शायद इन्हें पता होगा, क्योंकि ये सब मशीनें हैं। वो थोड़े निराश थे हमारी इन बातों से कि हमें मशीनें मत कहो, हम जीवित हैं, तुम भी तो मशीनें हो। ये बात सुनकर मुझे पहली बार महसूस हुआ था, हाँ, हम भी मशीनें हैं, हमें भी किसी ने बनाया होगा। लेकिन हथियारों को इंसानों ने बनाया है, तो क्या इन्हें भी इंसानों ने बनाया है? यहाँ पर कोई इंसान मौजूद तो नहीं है। ये पूरी की पूरी दुनिया के नियम समझ में नहीं आ रहे थे। 3 महीने लगे थे उस गाड़ी को तैयार करने में। हमारी मदद उन हथियारों ने की थी। वो सिर्फ हथियार ही नहीं थे, औजार भी बन सकते थे। तो औजारों का इस्तेमाल करके लोहे को काटना, नया डिज़ाइन देना, ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो रहा था। और 3 महीने में चमकती हुई गाड़ी हमने बना ली थी। अब उस गाड़ी का इस्तेमाल करके हम उस इलाके में पहुंचे थे और वहां पहुंचते ही हम पर कोई शक नहीं कर रहा था और ये सुरक्षित इलाका था। हमारे साथ और कोई नहीं आया था, सिर्फ वो चाकू और वो तीर कमान आया था, क्योंकि एक धनुष को ही हम अपने साथ ले जा सकते थे और चाकू को मैंने छिपाया हुआ। उस गाड़ी का जो कांच था वो काले रंग का था। अब यहाँ पर कोई चालान तो काटने वाला नहीं है। बड़े आराम से उस गाड़ी में हम घूम रहे थे, लेकिन उस इलाके से आगे निकलने के लिए हम गाड़ी का सहारा ज़रूर ले पा रहे,
लेकिन आगे पुलिस चौकी थी। अब पुलिस चौकी गाड़ियों की, और गाड़ियों के साथ साथ ये एक बॉर्डर था। इस इलाके का बॉर्डर आगे वाले मिसाइल वाले इलाके से। अब एक गाड़ी यहाँ से निकलकर मिसाइल वाले इलाके में जा रही है तो सवाल पूछे जा रहे थे, और हमें नहीं पता था आखिर मिसाइलों के इलाके में हम दाखिल कैसे हों। क्या सर के ऊपर कोई टोपा लगा ले, तीखी नोक वाला, जिससे हम मिसाइल जैसे दिखें, लेकिन हम पर लोग शक करेंगे। यहाँ पर असली और नकली में कुछ समय में फर्क का पता लगने लगता है। आखिर मिसाइलों वाले एक शहर के अंदर कैसे जाएं? हमारे पास तो सिर्फ बख्तरबंद गाड़ी थी। इसके लिए उस लोमड़ी ने ऐसा आइडिया दिया कि सबका दिमाग घूम गया। लोमड़ी सच में चालाक होती है। हमने जो गाड़ी बनाई थी उसे ट्रक में बदला। ट्रक में बदलने के बाद हमने उसमें मिसाइल्स लगाई। ये नकली वाली मिसाइल्स थी, क्योंकि निर्माण हम कर रहे थे। किसी को यहाँ कुछ बनाना नहीं आता था। बनी बनाई ये चीज़ें अपने आप आती थी। लेकिन अब हमने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया। ये एक बख्तरबंद गाड़ी थी जिसके ऊपर नकली मिसाइल लगी हुई। देखने में ऐसा लग रहा था मिसाइल अगर आएगी ये उसे डिटेक्ट करके मिसाइल अपने आप छोड़ देगा। ऐसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। अब सिर्फ ये गाड़ी थी जो आगे बढ़े जा रही, और वहाँ पर कई मिसाइल्स थीं, और हवा में उड़ती हुई मिसाइल्स भी हमें नज़र आई थी। हम तो हैरान और परेशान थे कि यहाँ पर लंबा समय सरवाइव कैसे कर पाएंगे। आखिर हम इनसे बचेंगे कैसे, क्योंकि अगर किसी जगह हम रुके भी हुए, कोई मिसाइल गुस्से में फट ही गई तो क्या कर लेंगे। लेकिन इस शहर में हमने महसूस किया मिसाइल सिर्फ बड़ी बड़ी ही नहीं, छोटी छोटी भी होती हैं। बिल्कुल हाथ में पकड़ने वाले छोटे छोटे ड्रोन मिसाइल्स, वो भी हमसे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन हम गाड़ी से मिसाइल को उतार नहीं सकते थे, और वो इन मिसाइल्स पर मोहित थे। डिज़ाइन ही हमने ऐसा दिया था। वहाँ हमने कुछ दिन बिताए थे, और उसके बाद हम उस शहर में पहुँचे जहाँ पर सब उन्हें हथियार कह रहे थे, लेकिन हम उन्हें हथियार नहीं मानते। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, वहाँ पर छोटे छोटे और बड़े बड़े हर तरह के मोबाइल थे। लैंडलाइन फ़ोन भी चल पा रहे थे, उनकी टांगें लगी हुई थी। यहाँ ऐसी भीड़ थी, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्कुल जैसे हमारी इमारतें हों, लेकिन उन पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई। हर जगह ज़्यादातर स्क्रीन तो मौजूद थी ही, रोशनी बहुत ज़्यादा होती उनसे, और हम कुछ से दोस्ती कर पाए और डाटा निकाल पाए। अब इस डाटा के अनुसार उस राजा का महल कहाँ पर है हम उसे ढूंढ सकते थे, क्योंकि वो राजा हर किसी का इस्तेमाल करता है। उसने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बना रखा है, उसके पास बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, उसके लिए टैंक काम करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स भी उसके पास हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उससे सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही वो इन कंप्यूटर्स, लैंडलाइन, मोबाइल्स का भी इस्तेमाल करता है, जिससे टेक्निकल फॉल्ट्स अलग अलग हथियारों में डाले जा सकते हैं और उन्हें रोका जा सकता है ताकि कोई विद्रोह ना कर पाए। लेकिन जो पुराने हथियार थे जैसे चाकू, तलवार, धनुष, वो इसके हिस्से में नहीं आते थे। उन्हें काबू करना मुश्किल होता, लेकिन बड़े हथियारों के आगे छोटे हथियारों की नहीं चलती थी। यहाँ पर हम घूम फिर सकते थे, और घूमते फिरते हमारी तस्वीर खींचने की कोई कोशिश करता, और हमने भी खुद को एक मोबाइल फ़ोन की तरह बना लिया। हम इंसान लैंडलाइन लग सकते हैं अगर एक दूसरे से हम तारों को जोड़ लें। वो हैरान थे ये कैसा फ़ोन है, और हम कह रहे थे बड़े पुराने वाला, तुम्हें क्या पता। हमें वहाँ से जो जानकारी मिली थी उस जानकारी ने हमें डरा कर रख दिया था। हमें इतिहास की जानकारी मिली, इस जगह की जानकारी मिली। यहाँ कोई निर्माण नहीं कर सकता, अपने आप चीज़ें बनती हैं। और ये चीज़ें कौन बनाता है? इंसान। तभी तो मैं कहूँ हर चीज़ ऐसी है जैसे हमने बनाई हो, लेकिन वो यहाँ पर कैसे? इंसान निर्माण करते हैं, इसीलिए इंसानों को खास जीव कहा जाता है। और दुनिया में और भी कई तरह के जीव हैं जो निर्माण कर सकते हैं, और ये दुनिया दूसरों के निर्माण पर जीवित है, जिस तरह से इंसान भी दूसरों के निर्माण पर जीवित है। जब ये बात सामने आई तो मैंने उस कंप्यूटर पर इसके सबूत निकाले।
और मुझे पता लगा कि हमें भी बनाया गया है। आप सोचकर देखिए, एक बहुत ही हाईटेक मशीन जो खुद के अंदर से और मशीनों को बना सकती है। ऐसे लाखों सालों से हम जिंदा हैं, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करिश्मा है हम। और यहाँ पता लगा कि भगवान का कॉन्सेप्ट यहाँ माना नहीं जाता। यहाँ कहा जाता है कि जो निर्माण करता है उसका निर्माण भी जीवन में आ जाता है, फिर वो निर्माण भी हो सकता है भविष्य में उन्नत होकर किसी और चीज़ का निर्माण करे। और जिसका भी कोई निर्माण करता है वो चीज़ धीरे धीरे खुद के अंदर जीवन को लाने लगती है। ऐसे हमारे निर्माण जीवित हुए हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया में भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिससे किसी और दुनिया में कुछ और निर्मित होगा, और हमें भी किसी और दुनिया में किसी और जीव ने बनाया है, और हम ऐसे अस्तित्व में आए हैं। ये बात हमें झकझोर कर रखने के लिए काफ़ी थी, लेकिन हम चाहे जो हो, हम अपनी दुनिया में जाना चाहते हैं। तो उस राजा के महल का ब्लूप्रिंट हमने निकाला था। उस ब्लूप्रिंट को देखकर हम सब वहाँ पर खड़े अपने सर को खुजा रहे थे। इतने हथियार, इतने जाल, वहाँ पर तो कोई लोहे की मशीन तक नहीं जा सकती। छेद इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि सिर्फ बुरादा मिलेगा एक स्टील का भी, तो वहाँ पर कैसे जाएं? और हम कोई न्यूक्लियर वेपन पर बैठकर उड़ते हुए मिसाइल से तो वहाँ जा नहीं सकते। वो मिसाइल भी फटेगी और हम भी फटेंगे। उसके अलावा तो वहाँ तक पहुँचना एक असंभव काम है। तो हमें रणनीति बनानी थी, और रणनीति के लिए इंसान सबसे काबिल होते हैं। हमने भी रणनीति बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। हम मोबाइल और कंप्यूटर की दुनिया में थे, और सोच कर देखिए, जंग की शुरुआत मोबाइल, कंप्यूटर और न्यूज़ से ही तो शुरू होती है। भड़काऊ चीज़ों को हमने बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। हमने कुछ ऐसे कंप्यूटर वहाँ पर हैक किए जो सारी जानकारी हमारे लिए निकाल सकते थे। हम ऐसी झूठी खबरें फैला सकते थे कि वो राजा यहाँ पर हमला करने वाला है, इसे अपने अधीन करना चाहता है, ये अलग राज्य हैं जहाँ पर परमाणु धमाका हुआ है। और ऐसी वीडियोस हमने बनाना शुरू कर दिया था। जिसके बाद क्या, जंग की शुरुआत हो चुकी थी, और आसमान में उड़ती हुई मिसाइल्स रात के वक्त नजर आने लगी थी। विद्रोह की आग कुछ ही महीनों में इतनी ज़्यादा भड़क चुकी थी कि सभी के सभी राज्य लड़ने पर उतारू हो चुके थे, और उस राजा के खिलाफ विद्रोह और भी उग्र होता चला गया। यही मौका था उसके राज्य में घुसने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और कहते हैं वो सोच सकता है। हथियार सोचते नहीं, हथियारों को ऑर्डर मिलता है और वो हथियार आगे काम करते हैं। यहाँ पर कोई राजा नहीं था, अब एक राजा आया है, और वो राजा युद्ध की शुरुआत कर रहा है। मैं सोचने पर मजबूर हो चुका था, आखिर अचानक बदलाव कैसे हो गया? आखिर ये राजा कैसा दिखता है? किसी को नहीं पता। वो हमेशा कवच के पीछे और हथियारों के पीछे रहता है, उसकी सेना आगे रहती है। तो उसके राज्य में घुसने के लिए हमने विद्रोह की आग को और ज़्यादा भड़काया, और वहाँ पर दीवार पर कुछ मिसाइल फेंकने के बाद हमने वहाँ पर ऐसी अफवाह फैलाई कि मिसाइलों वाले राज्य ने यहाँ पर हमला कर दिया है। और इतने में दो राज्यों का युद्ध हो रहा था, और मिसाइल तो हवा से उस राजा के राज्य पर हमला करती, लेकिन वहाँ पर एंटी डिफेंस सिस्टम भी था, तो वो मिसाइल कुछ खास कर नहीं पा रही थी। और जब वहाँ पर उस राजा के द्वारा मिसाइल फेंकी जाती तो वहाँ तबाही मच जाती। हथियार तबाह हो रहे थे, और ऐसा किसी को नहीं लगता होगा कि हथियारों के लिए भी किसी को दुख लग सकता है। हम तो जंग लड़ते हैं, लेकिन हथियारों का दुख कोई नहीं जानता। यहाँ पर हथियारों का दुख हम जानते थे, क्योंकि हमारे कारण उनकी मौत हो रही थी। उस राज्य के अंदर हम 5 थे, और हम उसके सेवक की तरह दिखना चाहते थे, और इसका हमें फ़ायदा हुआ। यहाँ अंदर घुसने के बाद अलग अलग तरह के हथियार थे जो जीवित थे, और कुछ हथियारों को जोड़ा गया था एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम पर कोई शक नहीं कर रहा। हम भी बड़े अजीब लग रहे थे। एक दूसरे के साथ हमने रस्सी से अपनी कमर को बांधा हुआ था, तो टेढ़े मेढ़े रोबोट की तरह हम दिख रहे, और ऐसे ही चल रहे। लेकिन उसके महल के अंदर घुसना असंभव काम था। बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, वहाँ पर
जैसे भूल भुलैया बनाई गई थी। उन रास्तों से निकलते वक्त जरा सी गलती गोलियों से हमारे अंदर छेद बना देती तो उस रास्ते से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इस चीज़ का पता करने के लिए हमें वहाँ पर रुकना था। लेकिन हमने ऐसे लोगों को ढूंढा जो विद्रोही बनना चाहते थे। ऐसा हर देश के साथ होता है। गद्दार अंदर ही होते हैं, बस उन गद्दारों को ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही गद्दार रोबोट्स थे जो उस राजा को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए ये संभव नहीं था। पहले ठीक था, हथियार एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक दूसरे को तबाह करते थे, लेकिन ऐसे रणनीति बनाकर कोई राजा उन पर राज नहीं करता था, सोच समझकर वार नहीं करता था। लेकिन अब ये रोबोट चाहते थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, युद्ध तो लड़े जाएं, लेकिन इतने भयानक तौर पर नहीं। उस रोबोट को हमने बताया हमें उस दिमाग तक पहुंचना है और वो हमें पहुंचाने को तैयार था, लेकिन बदले में हमें उस राजा के साथ भी कुछ करना होगा। उसे या तो मारना होगा या किसी तरह से यहाँ से दूर करना होगा। लेकिन वो कैसा दिखता है किसी को पता ही नहीं, क्या पता हमारे सामने कौन आ जाए। फिर उस रोबोट ने हमें मिलवाया कलम के साथ, ऐसी छोटी छोटी पेंसिल्स, पेन। और मैं सोच रहा क्या इन्हें भी हथियार कहा जा सकता है। तो हमें पता लगा कलम तो बहुत बड़ी हथियार होती है। उससे लिखे गए शब्द बड़े बड़े युद्धों की शुरुआत करते हैं और इससे इतिहास को भी बदला जाता है। इतिहास में घटी घटनाओं को ये कलम बदल सकती है। मैंने पूछा कैसे, तो उसने जवाब दिया अपनी इतिहास की किताबों को ही पढ़ लो। जो तुम्हें लगता है सच है वो असल में सच नहीं है। समय के बीच कई इंसान होते हैं जो नहीं चाहते कि इतिहास की घटनाएं आने वाली पीढ़ी सही से समझ पाए, इसीलिए वो इसमें बदलाव कर देते हैं और भविष्य में सबको लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। इतिहास के कई बहादुर लोग असल में बहादुर थे ही नहीं, और इतिहास के कई डरपोक लोग असल में बहुत बहादुर थे, लेकिन उनके खिलाफ बुरी बातें लिखी गईं। उसकी ये बातें सुनकर मैं समझ पाया था कलम भी हथियार हो सकती है, और वो कलम भी विद्रोही थी। उस कलम से लिखे गए वो खास कागजात जिससे गृह युद्ध शुरू होने वाला था। विद्रोही राज्य के अंदर भी विद्रोह करने लगे और जंग की आग भड़कने लगी। कई टैंक धीरे धीरे उस राजा के महल के ऊपर चढ़ना चाहते थे, लेकिन तब मिसाइलों का हमला हुआ और वो सारे टैंक तबाह हो चुके थे। अब वो राजा ये जानना चाहता था ये विद्रोह फैला कौन रहा है, इतनी भसड़ मचा क्यों रखी गई है, क्योंकि कोई ऐसा सोच नहीं सकता। पिछले कुछ समय से ऐसी तबाही मची हुई है कि कहीं कभी किसी जगह भसड़ मच जाती है, कभी किसी जगह मच जाती है। कोई तो है जो कुछ अलग कर रहा है। और तब हमें लगने लगा था कहीं हम पकड़ में ना आ जाएं। जब वो राजा हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था और उसे शक था हो सकता है कि उसके राज्य में लोग विद्रोही हों या बाहर से आए हों, लेकिन उसे ये भी शक था दीवार के पार भी हो सकता है कुछ लोग हद के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों, जैसे अलग अलग राज्य। तो उसने पहचान करने के लिए यहाँ से कई हथियारों को दूसरे राज्यों में भेजा और यहाँ जनसंख्या कम हो गई। ये हमारे लिए मौका था महल के अंदर घुसने का, लेकिन हमें ये बताया गया था महल के अंदर कई हथियार हैं जो छिपे हुए हैं, कई पहेलियाँ हैं, इसीलिए उस राजा तक पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा। वो चाकू भी हमारे साथ था, वो धनुष भी हमारे साथ था, बाकी अमचे तो थे ही। तो हम आगे बढ़ने लगे थे। इसके बाद हम उस महल के अंदर किसी तरीके से घुस पाए। पीपल, जिसे हम छोटा पौधा बनाकर अब सिर्फ जेब में ही रखा करते थे, वो अपना आकार बड़ा कर सकता था, क्योंकि एक पौधे को छिपाने में बड़ी मुश्किल हो रही। इतने लंबे समय से छोटा पौधा बनाकर उसे जेब में ही रखते, थोड़ा ज़मीन में गाड़ते जिससे वो थोड़ा बड़ा होता, टहनियों को काट कर फिर से छोटा कर लेते। इस बार उसके बड़े होने का समय था। हमने उसे मिट्टी में लगाया था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए थे जिन्हें सिर्फ तबाह किया जाता था। ऐसे उसकी जड़ें कई और पेड़ों के साथ जुड़ती चली गईं और उसने हमें बताया यहाँ पर वो खास पेड़ भी मौजूद है जो इस पूरे इलाके में दूर दूर तक फैला हुआ है और इस जगह को वो आज़ाद करवाना चाहता है।
वो पेड़ हमारी मदद करने को तैयार है। अगर हम सही समय पर उस मूर्ति तक पहुंच जाएं, तो हम उस राजा को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। ये हमें वादा करना होगा। मैंने कहा, वो पेड़ हमसे चालाकी दिखा रहा है। अगर ऐसा कोई हथियारों वाला राजा हम उस दुनिया में ले गए, वहां पर ऐसा ना हो वो भसड़ मचा दे जैसे हमने यहां पर मचाई है। लेकिन हमें शर्त को मानना था, तो हमने हामी भरी और उस पेड़ ने हमें रास्ता बताया। महल में कैसे कैसे घुसना है, पेड़ों के पास ज्ञान होता है। पेड़ जब से किसी एक को भी लगाया गया हो, वो सारी जानकारी स्टोर करते जाते हैं। जड़ें तो जमीन में रहती हैं। हमें लगता है पेड़ को काट दिया, कुछ जड़ें निकाली, वो खत्म हो गए, लेकिन बाकी जड़ों में जानकारी होती है। वो कई सौ सालों तक सोए रहते हैं, दोबारा जाग सकते हैं। उस पेड़ ने हमें उस महल के अंदर घुसने का तरीका बताया। सामने वाले गेट से अंदर घुसा नहीं जा सकता। उसके पीछे 100 फुट की लोहे की दीवार है जो किसी परमाणु बम से भी उड़ाई नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर एक बेसमेंट है। लगभग 100 फुट नीचे हमें पहुंचना होगा और उसके लिए एक सीढ़ी का सहारा लेना होगा। सीढ़ी को देखकर हम सब चौकन्ने हो गए थे। ये कैसे? अगर वो एक हथियार है तो हथियार सीढ़ी का इस्तेमाल कैसे करता होगा? यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इस सीढ़ी को बनाया गया है और जैसा कि यहाँ बताया जाता है, निर्माण इंसान करते हैं, हथियार निर्माण नहीं करते। हथियार सिर्फ विनाश करते हैं। हम उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके नीचे वाली सुरंग से आगे बढ़ रहे थे, जहां पर कई हथियार थे, बड़ी बड़ी कताना तलवारें, और वो तलवारें हमें काटना चाहती थी। पीपल ने हमारी थोड़ी मदद की, लेकिन एक पौधा तलवार के सामने कैसे टिक सकता है? तलवार तो काटती जा रही, उसकी कई टहनियां कट चुकी थी, लेकिन वो चाकू भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। और वो तीर कमान, कुछ तीर मारे, लेकिन उस तलवार को कोई भी तीर नहीं लगा। लगभग 6 कताना तलवारें थी, भाग भाग कर हमारे पीछे आना चाहती थी और हमारे पास समय कम था। और तब हमारी मदद की थी उस घड़ी मानव ने। उस घड़ी मानव ने अपने अंदर से अपनी सुइयां निकाली थी जो बहुत नुकीली थीं। कोई इंसान अपना अंग अगर आपको दे दे, आपको कैसा महसूस होगा? जैसे हम अपनी बाजू काट कर किसी को मदद के लिए दे दे। उसे लगेगा ना, मैंने जिंदगी की कोई बड़ी चीज दे दी है। उसने अपनी सुइयां दी थी हमें। उस सुइयों से हम कताना तलवार से लड़ रहे। छोटी छोटी टांगे थी उसकी, वो काट सकती थी, लेकिन हम तो इंसान हैं। हम उस सुइयों से, कताना तलवार काफी पतली होती है, काट तो सकती है, लेकिन साइड से बहुत जल्दी बेंड हो जाती है। साइड से हमने 1-2 कताना तलवारों को मारा। गोल गोल हो गई वो, एक तरफ टेढ़ी पड़ी हुई, हिल नहीं पा रही थी, और बाकी जितनी तलवारें थी शोक मनाने लगी और उन्होंने हार मानी। वो मयान में घुस चुकी थी और ये उनके हार मानने का तरीका था। हम थोड़ा और आगे गए थे और आगे हमें कोई हथियार नजर नहीं आया, बल्कि छोटी छोटी डिब्बियां थी जो नाच रही थी, खेल रही थी। आखिर इन्हें कोई हथियार कैसे कह सकता है? ये तो स्प्रे वाली डिब्बी लगती हैं। लेकिन उनका रंग लाल लाल था, ऊपर ढक्कन काले रंग का था। मैं आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी तिशा ने पीछे की तरफ खींचा। ये पेपर स्प्रे थी, और जैसे ही वो स्प्रे हमारी तरफ आगे की तरफ की गई, हम पीछे हटने लगे। स्प्रे हमारी आंखों में डलने ही वाली थी, लेकिन इतने हथियारों के बीच पेपर स्प्रे को कौन रखेगा? इसे हथियार थोड़ी ना कहा जा सकता है, ये तो सिर्फ इंसानों के खिलाफ ही इस्तेमाल की जा सकती है। तब शक गहराने लगा था कि आगे जो भी है वो इंसान लगता है, और उसे सबसे ज्यादा खतरा शायद इंसानों से ही हो, या वो नफरत करता हो इंसानों से। कौन हो सकता है वो राजा? पेपर स्प्रे को संभालने के लिए घड़ी मानव को हमने आगे किया था। वो चाकू ने भी काम आसान कर दिया। उनके पेट फाड़ डाले थे। पेपर स्प्रे हर तरफ बिखरी पड़ी थी, और वो कुछ डिब्बियां जो बची थी वो रो रही थी। उनके सामने उनके साथियों का पेट फटा पड़ा है। वो हमें बेरहम कह रही थी, लेकिन हमने कहा, तुम भी तो हमारी आंखों में स्प्रे पड़ जाती ना, आंखें खराब होती। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि हम तो सिर्फ लोहे पर पड़ती हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन वो डरकर भाग जाते हैं। वो इंसानों के कांटेक्ट में अब तक नहीं आई थी, या उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। पेपर स्प्रे से आगे निकलने के बाद हम उस महल के अंदर थे, और उस महल के अंदर का दृश्य
वहां बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे। उस टीवी में न्यूज़ चल रही थी। हैरान करने वाली बात थी, ये स्क्रीन पर इतिहास की न्यूज़ और कुछ बहुत पुरानी अखबार के टुकड़े, ऐसा ही बार बार चल रहा, और ज़्यादातर जंग की खबरें ही। विश्व युद्ध पहला, विश्व युद्ध दूसरा, बाकी भी छोटी मोटी जो कई जंग हुई उसकी फुटेज वहाँ पर चल रही थी। हर तरफ वो फुटेज ही फुटेज। आखिर ये कोई इंसान लगता है, लेकिन सिर्फ वो जंग को ही देखता रहता है। और वो यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या किसी दरवाजे का इस्तेमाल करके यहाँ पर आया है, या क्या हुआ होगा उसके साथ? हमें कई सवालों के जवाब चाहिए थे और इसके लिए हमें इंतज़ार करना था। वो राजा इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन हम एक सुरक्षित जगह पर थे जहाँ पर कोई हथियार हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, क्योंकि वहाँ मौजूद ही नहीं कोई, सिर्फ हम ही थे। तो हमने बहुत समय तक इंतज़ार किया। उन खंभों के पीछे हम छिप चुके थे और हमें उस राजा के यहाँ आने का इंतज़ार था। हमने एक आदमी के चलने की आवाज़ सुनी। हम सतर्क हो चुके थे और जब चलकर कोई वहाँ पर आया, लोहे के पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे, पूरा शरीर ढका हुआ था, ऊपर भी मुकुट पहना हुआ जिससे पूरा चेहरा ढका हुआ, और यहाँ पहुँचते ही उसने अपना मुकुट उतारा था। तभी तिशा पीछे से बोली थी, ये देखा देखा सा लगता है, ऐसा लगता है मैंने इसे किताबों में कहीं पर देखा हुआ है। हमें नाम याद नहीं आ रहा था, लेकिन पता था कोई जाना पहचाना है। जैसे ही हम खंभों के पीछे से निकले थे, वो हैरान हो गया था और उसने अजीब सी भाषा बोली थी। ये ना तो हिंदी थी ना इंग्लिश थी। हमें हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तो आती है, लेकिन वो जो भाषा बोल रहा था हमें समझ में नहीं आ रही थी। ये पता नहीं कौन सी भाषा थी, आयरिश थी या जर्मन थी। वो बोल रहा तो हमने इंग्लिश में थोड़ा जवाब दिया। फिर उसे इंग्लिश समझ में आई और उसने हमें जवाब दिया, तो तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यह सब कुछ तुम कर रहे हो, मुझे पता चल गया था। कोई इंसान आया है, लगता है उस दरवाजे को दोबारा ढूंढ लिया गया है, लेकिन मैंने ज़्यादातर दरवाज़ों को तोड़ डाला था, उसे ख़त्म करवाया था, और इस काम में थोड़ी परेशानी हुई थी। मुझे उसका नाम याद आ गया था, लेकिन मैं वो नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ पर भी ये कहानी चल रही होगी, यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। इस नाम को सुनने के बाद चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, बैन हो जाती हैं। इसीलिए वो नाम तो मैं नहीं ले सकता। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो वो नाम, वो इंसान जिसने इतिहास में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत की थी और सर्वनाश तक कर दिया था। वो इंसान जिसकी मूंछें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसने कहा, तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें मरना होगा, लेकिन मरने से पहले मेरा एक काम करना होगा। मुझे लगता है अब तक सब कुछ ठीक हो गया होगा। मैं वापस जा सकता हूँ, समय में थोड़ा आगे या समय में थोड़ा पीछे। क्या ऐसा संभव है? हमें उसके सवाल का जवाब मालूम नहीं था, लेकिन हम जिस रास्ते से वो बाहर पहुंचकर ऑर्डर देना चाहता था, उस रास्ते पर उसे घेर लिया। हमारे पास चाकू, धनुष और हमारे साथी थे, लेकिन उसके पास बंदूक थी। वो खंबे के पीछे से गोली चलाने लगा था, लेकिन हमारे पास बस कुछ तीर ही थे। हम उस तरफ मारते, वो खंबे के पीछे छिप जाता और कहता, पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इन हथियारों से जीत नहीं सकते। सरेंडर करो, सरेंडर करो, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। लेकिन अगर हम उसकी बात मान लेते, पता नहीं वो क्या करना चाहता था। इसीलिए हमने उससे पूछा, सही से बताओ तुम करना क्या चाहते हो। उसने कहा, मैं इस दुनिया में आना चाहता था। मैंने उस दरवाजे को ढूंढ लिया था, लेकिन मैं जिंदा रहते हुए इस दुनिया में नहीं आ पाया। लेकिन मैंने अपनी चेतना को यहाँ भेजा, जिसका एक शरीर बना। तो मैं एक इंसान ही हूँ, आधे शरीर के साथ, और वहाँ पर मेरा शरीर किसी को मरा हुआ मिला होगा। क्या सच में मरा हुआ शरीर मिला था? हम उसे क्या बताते? इतिहास हमने पढ़ा था। इसके साथ क्या हुआ जो बातें हमें बताई जाती हैं, और वो यहाँ पर राज इसलिए कर रहा है। इन सभी हथियारों को
वो उस दरवाजे के जरिए हमारी दुनिया में लाना चाहता है। पहले वो राज नहीं कर पाया, लेकिन इस बार करना चाहता है। और यहां पर जितने हथियार हैं, हमारी दुनिया में इतने हथियार कभी मौजूद नहीं थे। अगर सभी हथियार वहां पहुंच गए और इसके कंट्रोल में हुए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इनके इस्तेमाल से ये सब कुछ तबाह करना चाहता है। पागलपन की चरम सीमा तक वो पहुंच चुका था। लेकिन फिर पीपल ने यह भी कहा, वादे के अनुसार यहां तक हमें पहुंचाया गया है, लेकर इसे उस दुनिया में हमें जाना ही होगा। मैंने कहा, उस दुनिया में अगर इसे किसी ने हमारे साथ देखा, सबसे पहले तो हमारे सर पर गोली मारेंगे सब। ये बहुत मशहूर है, और इस बात का पता चला ना, इसे हम वापस जिंदा करके ले आए हैं। सोचो सही हमारा बनेगा क्या। लेकिन उसके पास कई हथियार थे, मशीन गन थी। वो हमारे वाले खंबे को उड़ाना शुरू हो गया। तुम बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मारना ही ठीक है। वो दरवाजे का रास्ता किसी तरह से मैं ढूंढ लूंगा, किसी पूरे शरीर वाले इंसान को ढूंढने के लिए, अपने इस राज्य से, अपनी इस दुनिया से निकलकर। और भी कई दुनिया है ना, वहां पर भी जाया जा सकता है। तो कोई ना कोई तरीका तो मैं ढूंढ लूंगा, कोई और दरवाजा ढूंढ लूंगा, या शरीर ही जोड़कर बना लूंगा किसी तरह से, पूरा इंसान बन जाऊंगा। उसके इरादे खतरनाक थे, लेकिन वो ये भूल गया, उसके हाथ में जो हथियार थे वो सोच सकते थे। यहां से हमने उन हथियारों को बरगलाना शुरू कर दिया। चाकू, वो बहुत इमोशनल बातें करता था। वो धनुष भी उन हथियारों को कहने लगा, आओ मिलजुल कर रहो, बंदूकें, धनुष, चाकू इकट्ठे रहेंगे तो जीतेंगे। किसी इंसान के अधीन रहना इस दुनिया में सही नहीं है। उसके हाथ में उसकी पिस्तौल फट चुकी थी, जिस कारण वो बेहोश हुआ, और बाकी हथियार भी उसे छोड़कर बाहर जा चुके थे। दरवाजे को तोड़ दिया गया था। जितने भी हथियार थे वो हमें देख पा रहे थे, और हमने उन्हें आदेश दिया था, आज़ादी, युद्ध की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने हिसाब से तुम लड़ सकते हो, तबाही कर सकते हो, लेकिन अधीन नहीं। हम कोई राजा नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे इस शासन में राज शासन खत्म करते हैं। खुशियों का माहौल था। वहां पर 2 परमाणु बम दूर दूर फटते हुए हमने देखे थे। इससे पहले कि उनकी खुशियां इतनी बढ़ जाएं कि महल के ऊपर एक परमाणु बम फट जाए, हमें इस दुनिया से जल्द बाहर निकलना था। वो बेहोश था, हमने उसे उठाया, आगे वाला वो दरवाज़ा तोड़ डाला। वहां वो दरवाज़ा था, दिमाग वाला दरवाज़ा, दिमाग की वो मूर्ति जिसके करीब पहुंचते ही हाथ बाहर की तरफ निकला। और तब ना हम उस लोमड़ी को अपने साथ ले जा सकते थे, और ना ही उस घड़ी मानव को। पीपल भी यहीं पर रहने वाला था, वो चाकू भी, वो धनुष भी, और बाकी भी कई दोस्त जो इस सफ़र में हमारा साथ दे रहे थे। हमारे लगभग सफ़ेद बाल आ चुके थे। इतने लंबे सफ़र में हमारी उम्र 50 साल के करीब हो चुकी थी। पता नहीं हमारे माँ बाप जिंदा होंगे या नहीं, लेकिन हमें वापस तो जाना होगा हमारी दुनिया में। उस लोमड़ी को हमने कहा था, तुम यहाँ सब कुछ संभाल सकती हो, ये दुनिया तुम्हारी है, तुम किसी तरह अपने घर भी पहुँच सकते हो, यहाँ भी रह सकते हो, इनकी मदद भी ले सकते हो। उस लोमड़ी को हमने सिखाया था, यहाँ पर एयरक्राफ्ट भी है जिनका इस्तेमाल करके, या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके वो अपने घर का सफ़र आसानी से कर सकता है, वापस जा सकता है जानवरों की दुनिया में। घड़ियों की दुनिया में भी उस घड़ी मानव को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो जानवरों के साथ रहना पसंद कर रहा था। चाकू और धनुष यहीं पर रहना चाहते थे। पीपल पेड़ों की दुनिया में वापस जाना चाहता था और देखना चाहता था और दूर दूर तक क्या मौजूद है। यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है, जो हेलीकॉप्टर है, उन्हें दोस्त बना चुके थे। वो लंबा सफ़र तय करने को तैयार थे, और हथियारों के डर से कहीं पर भी कुछ भी करवाया जा सकता था। इसीलिए अपने दोस्तों को छोड़कर हम वापस घर जा रहे थे। दिमाग के अंदर से वो हाथ निकला जिसे हमने अपने हाथ से लगाया, और हमने उस राजा को भी, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उसका हाथ भी आगे किया। फिर उस दिमाग के अंदर से वो दरवाज़ा खोला और हम दोबारा उसी भूतिया घर के ऊपर थे। वो सीढ़ी मौजूद थी, अंधेरा भी वैसा ही, पास वाला मंदिर भी वैसा ही, लेकिन वो राजा हमारे साथ था और हमारा शरीर बड़ा छोटा छोटा,
हमारी उम्र पहले जैसी हो गई थी। ये वही रात क्यों महसूस हो रही है? हम खुशी के मारे वहां से घर की तरफ भागे थे। दिशा सबसे आगे थी, ऋतिक उसके पीछे पीछे। उन्हें बच्चा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और घर पहुंचकर मैंने अपनी मां को गले से लगाया था। उस रात नींद ही बहुत ज्यादा आई, बहुत गहरी आई, यादें बहुत थीं। हर अगले दिन मैं अपने दोस्तों को मिला था और ऋतिक ने यही कहा था, तू उसे अपने घर ले गया था ना, रस्सी के साथ बांधा था या नहीं? मैंने कहा, अरे हम तो उस राजा को भी यहां पर लेकर आए थे जो यहां आना चाहता था। हम उसे वापस जिंदा करके ले आए। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? इसने इतना बड़ा युद्ध करवाया था, ये तो भारत को तबाह कर देगा और हमारे शहर द्वारका का क्या होगा? हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब हमने न्यूज़ में देखा कुछ बड़ा तो नहीं हो गया, तो हमें पता लगा द्वारका में एक अंग्रेज को पकड़ा गया जो लोगों को कुछ बोल रहा था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा। यहाँ ज़्यादातर लोगों को ना तो इंग्लिश आती है ना वो भाषा, पता नहीं कौन सी है, आयरिश जर्मन कुछ ऐसी ही समझ लीजिए। उसे पागल समझकर पकड़ा गया, पागल खाने में भेजा गया और डॉक्टरों का कहना है कि पागलपन उसके ऊपर सवार हो चुका है। वो अजीब दुनिया की बातें करता है, राज करने की बातें करता है। कुछ लोगों को चोट पहुंचाई तो उसे इसके बाद सीधा जेल में भेज दिया जाएगा। डिपोर्ट उसे किया नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब लगता है वो जेल में ही समय बिताएगा। हो सकता है जेल में वो अपनी सेना तैयार कर ले, तो थोड़ी घबराहट ज़रूर होती है, लेकिन कुछ समय के लिए आराम ज़रूर है। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके थे। लेकिन अब जब भी हम सोते हैं, जो सपनों में आता है ना, उसे भूलते नहीं, याद रखते हैं। क्योंकि सपने सिर्फ सपने नहीं होते, यादें होती हैं। ये यादें किसी और दुनिया में कुछ निर्मित करती हैं और हम सपनों के ज़रिए कुछ पल के लिए उसी दुनिया में जाकर आते हैं जहां हमने इतना लंबा समय बिताया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में मैं इसे नए मोड़ के ज़रिए फिर से आपके सामने प्रस्तुत करूं और दिखाऊं, क्या वो दोबारा किसी दरवाजे का इस्तेमाल करके उस दुनिया में जा सकते हैं और वहां पर और क्या मौजूद है? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा, अपने विचार भी बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।